विवाद लगातार जारी है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं। अब ये सामने आया है कि चीन ने सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्सों में भी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर नए सिरे से फोकस और तैनाती किए जाने से भारतीय अधिकारियों को संदेह होने लगा है कि ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तिब्बत का चीनीकरण करने की कोशिशों का ही हिस्सा हो सकता है। एक शीर्ष योजनाओं ने कहा है कि हम अपेक्षा कर रहे हैं कि चीन उन्हीं जगह पर सैन्य तैनाती करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा जहां पर दोनों देश आमने सामने की स्थिति में हैं। लेकिन मामला ये नहीं है। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के जरिए स्वायत्त क्षेत्र के सैन्यीकरण करने की कोशिश की गई है। डेमचोक से लेकर शिकोअन तक 82 किलोमीटर तक डेवलपमेंट और अधिकृत अक्साई चीन में शेल्टर्स के निर्माण से पता चलता है कि जब पूरी दुनिया की नजरें भारत और चीन विवाद पर हैं, तब भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत पर मुहर लगाने की कोशिश लगातार कर रही है। और आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच में पिछले लंबे समय से तनाव जारी है और इसी बीच में अब यह भी सामने आया है कि चीन ने लद्दाख में ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्से हैं वहां पर भी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जा रहा है और इसी के साथ में ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है अब चीन तिब्बत का चीनीकरण करने की कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार देखा जा सकता है कि चीन लगातार कोई ना कोई ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे कि भारत और चीन के बीच में तनाव का माहौल बने। और अब एक बार फिर से चीन ऐसी हरकत कर रहा है। चीन ने सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि उसके आसपास की जितनी भी सीमाएं हैं भारत से लगती हुई वहां पर भी अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहां पर सैनिकों की तैनाती ज्यादा से ज्यादा की जा रही है और साथ ही वहां पर नए सिरे से पूरी तरीके से एक तैयारी की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है चीन अब तिब्बत का चीनीकरण करने की कोशिश कर रहा है। और जानकारी में यह भी सामने आया है कि डेमचोक से लेकर शिकोअन तक 82 किलोमीटर तक डेवलपमेंट और अधिकृत अक्साई चीन में शेल्टर्स के निर्माण से का पता लगा और इसी के बाद में यह भी पता चलता है कि जब पूरी दुनिया की नजरें भारत और चीन विवाद पर हैं, उसी बीच में अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत पर भी अपनी मोहर लगाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए चीन ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन भारत की सेना पूरी तरीके से तैनात है। हर एक कड़ी पर भारतीय सेना नजर बनाए हुए है। चीन की हर एक हलचल, हर एक हरकत पर भारत की सेना की नजर है और जिससे यही लगता है कि चीन की हरकतें कामयाब नहीं होगी। और जैसा कि अब तो वो समय है जब भारत के रिश्ते अन्य देशों से भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने अब तिब्बत के आसपास के लगती जो सीमा है उस पर सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। वहां पर सैनिकों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार ये सामने आया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्सों में भी सैन्य उपस्थिति चीन ने बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड भी कर रहा है चीन और इसी के साथ में ये सामने आ रहा है और साथ ही सैन्य अधिकारियों का यह भी संदेह है कि अब चीन तिब्बत को निशाना बनाए और तिब्बत का चीनीकरण करने की कोशिश कर रहा हो। और इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। जब से देखा जा रहा था पिछले कई समय से जो है भारत और चीन के साथ में तनाव लगातार जारी है। लद्दाख में भी चीन ने अपनी सेना की तैनाती की थी और अब स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है कि चीन ने तिब्बत से लगती सीमा पर भी सैन्य तैनाती की है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, चीन का जो मंशा है वो बार बार एक ही चीज सामने आती है कि चीन जो है वो अपनी एक्सपेंसिव जो नीति है उसके अंदर उसको नहीं छोड़ा उसने।
और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तनाव बन रहा है। चाहे अब तिब्बत के ऊपर तो उसने पहले ही आपको पता है कि 50 के दशक में ही उसने कब्जा कर लिया हुआ था। हिंदुस्तान ने उस टाइम उसको नहीं उठाया, उस टाइम के प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? अब ये बड़ी एक विषय, एक चर्चा का विषय है। पर हुआ क्या है उससे कि हमारी जो स्थिति है, हमारा बॉर्डर जो कभी चीन के साथ नहीं लगता था, वो एकदम चीन के साथ लगना शुरू हो गया। अब चीन जो है उधर जो है तिब्बत के अंदर पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज करके और अपनी सेना जो है और साथ में जो हान जो इनकी जो नस्ल है उसको वहां पे बिठा रहा है, ताकि जो ये तिब्बत के लोग हैं, जितने ये तिब्बत के अपने निवासी हैं, ये सब के सब जो है ये उसके अंदर डाइल्यूट हो जाए, इनकी जो मेजोरिटी है खत्म हो जाए और ये अपने उसके लोग साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बात ये भी बिल्कुल सर, एक बात ये भी है कि लगातार जो है भारत के अन्य देशों से रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। अभी साफ जाहिर है अमेरिका से काफी ज्यादा रिश्ते मजबूत होने की संभावना है और मजबूत रिश्ते हैं भी। और अब तो ये भी सामने आया है कि अमेरिका के साथ में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिंग जो उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, इसके क्या मायने हैं? देखिए, अमेरिका के साथ में हमारा जो रिश्ता है वो हमने ही गलती कर दी कि इतने सालों से नहीं किया था। अमेरिका के साथ जब आपको पता है, जब चीन ने 62 के अंदर भी जब अटैक किया था, तब अमेरिका ही हमारे लिए जो है वो हमारे साथ में आया था और उसने चीन को एक जो है हमारे को सामान भी दिया और उसको चीन को जो है उसने उससे रोका भी। दूसरा ये है कि जो अभी जो हमारे जो 2+2 की जो अभी वार्ता चल रही है, इसके अंदर अभी ये पहला समझौता है। इसके अंदर बहुत समझौते होने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो है अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल अपना जो ये एशिया के अंदर वो चीन का मुकाबला करने के लिए और बाकी मुल्कों को एक मैं कहूँगा लीडर बनने के लिए वो तैयार हो जाए। तो ये जो चीज है, ये चीज जो है बहुत देर से अमेरिका कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान जो है इतनी देर से अभी थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख रहा था, पर अब उन्होंने देखा है कि नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास और हम यही चाहते हैं कि भाई चीन इस अमेरिका के साथ हो जाए। आपको पता है अमेरिका की जो एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनीज हैं दोनों, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उन दोनों ने हिंदुस्तान को कहा है कि वो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर पूरी प्रोडक्शन लाइन शुरू करना चाहते हैं। मतलब कि आपका एक नट से लेकर शुरू से लेकर और हवाई जहाज तक तो ये बनिस्बत ये कि हिंदुस्तान उनको जो 126 जो आगे इन्होंने जहाज खरीदे हैं वो उनको उसका ऑर्डर दे दे। नेवी के लिए F-18 हॉर्नेट्स जो हैं उन्होंने 2 अभी तैयार कर दिए हैं, जो ट्रायल्स चल रही हैं जिनकी, और वो जो जहाज हैं सॉरी जो हवाई जहाज हैं वो हिंदुस्तान की नेवी के लिए बिल्कुल अच्छे माने जाते हैं बनिस्बत ये जो रशियन हम SU जहाज यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीज है अभी आप आगे देखिए, आगे अमेरिका के साथ में जैसे जैसे समझौता होगा, चाहे जो भी प्रेसिडेंट आए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, चाहे जो बाइडेन आए, हिंदुस्तान का जो एक मैं कहूँगा एक मकाम है पूरे एशिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ये जो मकाम है ये अमेरिका की सपोर्ट के साथ में और बाकी जो मुल्क हैं जैसे क्वाड बना हुआ है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ में, वो क्वाड जो है हमारे को इतना मजबूत बनाएगा कि चीन जो है अब जो जितना उसने कर लिया है उसके अलावा उसको अब कोई चारा नहीं होगा कि वहां से वो वापस जाए। जी बिल्कुल सर, चारा तो नहीं है और चीन कहीं ना कहीं अब घबरा भी गया है और चीन इस वक्त में बहुत सारे फैसले लिए हैं। अभी हाल ही में चीन ने यह भी फैसला है कि ताइवान जो कि अमेरिका से जो हथियार लेता था उस पर भी रोक लगाने का चीन ने निर्णय लिया है। सर क्या मायने हैं, क्या सच में अब चीन पूरी तरीके से डर गया है? देखिए, ताइवान का जो रिश्ता है चीन के साथ, चीन हमेशा ये कहता रहा कि वन चाइना पॉलिसी था। ताइवान को वो मानता ही नहीं है कि वो एक अलग मुल्क है और वो चीन, हालांकि चीन जो ताइवान है जो वो अपने आप को कहते हैं कि हम चीन है। तो हिंदुस्तान और सारी दुनिया ने एक वन चाइना पॉलिसी को अभी तक माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलो चाइना जो है ये बड़ा देश है, यहाँ पे चलो इसको जो है हम मान लेते हैं कि जो इनका कहना है। पर अब जो सारी दुनिया है वो ये देख रही है कि ताइवान का जो है उसको हमें नहीं ये वन चाइना पॉलिसी के अंदर डालना चाहिए, ताइवान को एक अलग मुल्क की तरह
रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसलिए जो अमेरिका है वो ताइवान को अभी जितने ये हथियार वगैरह दे रहा है उसको सतर्क करने के लिए, क्योंकि चीन हमेशा ये कह रहा है कि मैं उसको अटैक करके उसको पूरा का पूरा अपने अंदर हजम कर लूंगा। तो वही बात जो है इसीलिए हिंदुस्तान भी अब चाइना के जो ताइवान के साथ है अपने जो ट्रेड रिलेशंस है वो बढ़ा रहा है। आपने देखा कि अभी हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो आगे पहले चीन से लेते थे वो अब चाइना की तरफ जा रहे हैं, और ये जो ट्रेड है ऑलरेडी हमारा 7, 8, 14 बिलियन तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में और चलेगा। बिल्कुल। तो, और सर एक बात तो ये भी है कि ठीक है, सेना अपनी पूरी तैयारी कर रही है, चीन को साफ तौर पर जवाब भी दे रही है, और एक बात ये भी है कि भारत के जो लोग हैं उनका भी बड़ा योगदान है चीन को जिस तरीके से नीचा दिखाने में, क्योंकि भारत के लोगों ने भी चीन के सामानों को काफी ज्यादा बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। देखिए, बिना लोगों के जो सहमति के, बिना लोगों के सपोर्ट के ना गवर्नमेंट चल सकती है ना फौज चल सकती है। तो जो हमारे जो अपने जो हमारे सिटीजन हैं, जो हमारे सारे लोग हैं इस देश के, वो सारे सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट की नीतियों को तो आगे काम चलेगा। जब मोदी जी ने ये एप्स जो सबसे पहले उन्होंने चाइनीज एप्स जो हैं वो बैन किए, इसमें जब लोगों का साथ बहुत था। उसके अलावा अभी लोग जो कहते हैं हम चीनी जो है सामान, आप देखिए अभी ये त्योहार का महीना आ रहा है जिसके अंदर दशहरा, ईद, दिवाली है, और उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का सामान जो है चीन से आता था और वो बिकता था, सस्ती लाइट्स वगैरह सब। अब वो सब बंद हो रहा है। लोग जो है कहते नहीं हम दिए लेंगे, हम दिए जलाएंगे या वो लाइटें लेंगे जो हिंदुस्तान में बन रही है। हम चीन को बहिष्कार करेंगे पूरा। और सबसे बड़ी जो बात हुई है, चीन की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं और चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी। अब जो चीन के जो मोबाइल फोन वगैरह हैं वो लोगों ने लेने बंद कर दिए। लोग कहते हैं हम चीन के बजाय सैमसंग के ले लेंगे, हम एलजी के ले लेंगे, कोरिया में बने हुए ताइवान के फोन ले लेंगे, हिंदुस्तान के बने हुए फोन ले लेंगे। और माइक्रोमैक्स जो अभी था, हमारी हिंदुस्तान की कंपनी थी, उसने दोबारा अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। और वो इस तरीके से कर रहा है कि कहते हैं कि क्योंकि वो बंद हो गई थी कि सस्ते फोन आने से हिंदुस्तान के अंदर, वो अब जो अपना प्रोडक्शन है टेलीफोन जो फोन है, मोबाइल फोन की, वो रैंप अप कर रहा है और वो भी मार्केट में दोबारा आ रहा है। तो जो लोगों का सहयोग है वो बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बहिष्कार कर देंगे चीनी सामानों का तो ये गवर्नमेंट को एक, मैं कहूँगा बहुत एक उसको पुश मिलता है और गवर्नमेंट को एक साथ मिलता है कि हाँ लोग जो है हिंदुस्तान के वो भी हमारे पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ में जुड़े थे रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़, जिन्होंने चीन के मुद्दे पर तमाम चर्चा की। और इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को तगड़ा झटका लगा है। लगातार विरोध भी कर रहे हैं और सोमवार को पीडीपी नेता टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन ए बफा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लिखे एक पत्र में इन नेताओं ने कहा है कि उनके कुछ कार्यों और विशेषकर उनके कुछ बयान जो कि देशभक्ति की भावना को आहत करने वाले हैं और उन्हें असहज महसूस करा रहे हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान दोबारा से लागू नहीं हो जाते तब तक वो कोई भी झंडा नहीं थामेंगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे झंडे को लेकर दिए गए बयान को लेकर पार्टी के खिलाफ जम्मू में कई संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। बीजेपी और कांग्रेस ने भी पीडीपी प्रमुख को घेरा था। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा है कि ऐसे बयान किसी भी समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है और साथ ही अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने बयान को लेकर अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से लगातार महबूबा मुफ्ती को लेकर इतनी सारी बयानबाजी चल रही है, उनकी खास तौर पर आलोचना की जा रही है और अब तो दूसरी पार्टी नहीं बल्कि खुद महबूबा मुफ्ती के ही समर्थकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने
बयान दिया है 370 को लेकर तिरंगा नहीं उठाएगा कोई भी, और खुद भी तिरंगा जो है वो नहीं उठाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में ही बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। आज पीडीपी के 3 कद्दावर नेता जो हैं उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि वो जम्मू संभाग से संबंधित है और जम्मू में इसका काफी ज्यादा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। कल भी पीडीपी ऑफिस के बाद जो जम्मू स्थित पीडीपी ऑफिस है वहां पर प्रदर्शन हुआ था। आज भी जो है वहां पर पीडीपी ऑफिस के जो उसका प्रांगण है वहां पर तिरंगा जो है वो लगाया गया है, और ये दर्शाता है कि पीडीपी लगातार जिस तरह से देश विरोधी बयानबाजी करती रही है, या महबूबा मुफ्ती देश विरोधी बयानबाजी करती रही है, उसको लेकर जम्मू के लोगों में खासा गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां तक कि कश्मीर के लाल चौक में भी जो है तिरंगा फहराया गया, और वहां पर भी कहा गया कि अपने हमारे दिल में तिरंगा जो है वो रहेगा, जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हमारे दिल में तिरंगा जो है वो ऐसे निकल नहीं सकता है। बिल्कुल। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि महबूबा मुफ्ती अब लोगों जैसे ही छूटी हैं नजरबंदी से, उसके बाद लोगों की भावनाओं से जो है वो अपना खेल खेलना चाहती है, क्योंकि अब उनके पास सत्ता नहीं है। इसी वजह से वो लगातार बुखलाई हुई है, और पहले भी पाकिस्तान की बोली बोलती रही है, और अब जैसे छूटी हैं जो एनसी के साथ इन्होंने अपना गुप्कार जो रखा था प्रोग्राम, उसको लेकर भी कहा जाए तो 6 पार्टियां और साथ में मिली हैं। एनसी और पीडीपी कभी दुर्विरोधी जो है रही हैं एक दूसरे की पार्टियां, और 370 के मुद्दे पर ये इकट्ठी हुई है, इसी वजह से कि 370 जो है उसको वापस लाया जाए। मैं आपको बता दूं कि 370 अब किसी भी कीमत पर जो है वो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुमत चाहिए होता है। ये अगर 2 या 4 सीट लेकर कहते हैं कि अगर हम लोग 370 को वापस ला पाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और इसको लेकर खास करके महबूबा मुफ्ती अब सवालों के घेरे में जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रविंद्र, एक बात और थी, जब शुरुआत में पूरी तरीके से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पार्टी जो है वो भी पूरी तरीके से महबूबा मुफ्ती के साथ थी, लेकिन अब जब से देश भर से उनकी आलोचना हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बाद से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना जो है अलग किनारा कर लिया है। जी देखिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका जम्मू के अंदर भी एक वोट बैंक है, वो उसको पता है कि जम्मू संभाग के अंदर अगर वो अपनी कल को जैसे आज यूटी है तो जम्मू कश्मीर को फिर से अगर स्टेटहुड का दर्जा मिलता है तो फिर से इलेक्शन होंगे, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपना जन्म खो देगी यहाँ से। तो ऐसे में वो हर चीज के ऊपर जो है फूक फूक कर कदम रख रहे। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। इस वेले ਆਪਾਂ कोविड बीमारी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के साथ पंजाब में पराली जलाने का असर दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पंजाब और हरियाणा सहित आसपास के राज्यों में किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। राजपथ और रायसीना हिल पर सोमवार दिन में राष्ट्रपति भवन 3 बजे के आसपास स्मॉग में ओझल हो गया। इससे पहले सोमवार सुबह से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर छाई रही, जिसके चलते मॉर्निंग वॉक कर रहे कुछ लोगों ने सांस संबंधी शिकायत भी की। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी डेटा के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 पर पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली में आईटीओ, द्वारका और रोहिणी में भी कमोवेश ऐसी स्थिति है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि वायु गुणवत्ता स्तर बढ़ने की स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को खास देखभाल की जरूरत है। वायु प्रदूषण में इजाफा होने की स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को घरों से निकलने में परहेज करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो मास्क पहनकर ही घरों से निकलें, जिससे प्रदूषण और कोरोना वायरस संक्रमण दोनों से बचाव संभव हो। दिल्ली एनसीआर में लगातार 5 दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में बरकरार है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, गले में खराश और आंखों में जलन महसूस होने लगी है। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। अब तो विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गया है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की जो आबो हवा है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि लगातार निरंतर पराली जलाई जा रही है और जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो स्तर है वो दिल्ली के अंदर काफी बाहर बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं कोशिश के साथ साथ रेड लाइट पे इंजन ऑफ करने के लिए भी कहा जा रहा है, यानी कि जो गाड़ियां रुकती हैं उनको ऑफ करने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि कुछ % पॉल्यूशन कम हो सके। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर जो आबो हवा है वो बिगड़ती चली जा रही है और सांस लेने में चुभन सी महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं आंखों में भी जलन की शिकायत आ रही है। मगर देखने वाली बात यह कि ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो क्या कहते हैं हवा का जो स्तर है वो बिगड़ता चला जा रहा है और सरकारें कोशिश करने के बावजूद भी नाकामी साबित होती चली जा रही है। लेकिन राजीव, ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली सरकार इतनी कोशिश कर रही है, लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है और भी कई सारे उपाय दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन उसका असर कोई क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात है, दिल्ली की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश भी कर रही है। यहाँ तक कि जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और निरंतर कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि हम बात करेंगे इंडिया गेट के इलाके की, तो वहां भी निरंतर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, आसपास जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उन सब पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आबो हवा थोड़ी साफ हो सके। और यहाँ तक कि जो दिल्ली सरकार के जो कह सकते हैं सिविल डिफेंस के जवान है वो हर रेड लाइट पे खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उनके जो विधायक है वो भी लोगों को से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों को ऑफ कर दीजिए, चाहे कुछ 10 सेकंड के लिए हो या फिर 15 सेकंड के लिए हो, कम से कम उससे 10 या 15% का पॉल्यूशन तो कम होगा। मगर जिस तरीके से निरंतर लगातार पराली जलती चली जा रही है और लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि जो किसान है वो इस चीज को नहीं मान रहे हैं और यहाँ तक कि जो राज्य सरकारें हैं वो कोशिश करने के बावजूद भी विफल साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जिस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें होंगी
होगी और जनता के साथ साथ सरकारों को भी दिक्कत होगी कि सरकारें कोशिश करने के बावजूद भी विफल साबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बावजूद भी इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है, यानी कह सकते हैं जो किसान लगातार पराली जलाए चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकारें विफल है और सुप्रीम कोर्ट का दखल देने के बावजूद भी इस तरीके से पराली जलती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। राजीव, लेकिन किसानों का तो ये कहना है, उठाने होंगे। किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार उनके लिए सुविधा कर दे, सही से कोई व्यवस्था कर दे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि किसानों के पास में कोई दूसरा उपाय नहीं बचता। देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं मगर राज्य सरकारों की जो है वो अपनी समस्याएं, कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को इसके अंदर कदम उठाना होगा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार जब तक उनका राज्य सरकारों को साथ नहीं देगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। अगर केंद्र सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो पराली है उसका यूज कहीं ना कहीं किया जा सकता है और जगहों पे भी किया जा सकता है, मगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को इसके अंदर मिलकर एक पहल उठानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बिल्कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर ही पहल करनी होगी, तभी ये नियंत्रण जो है वो संभव होगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।